नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में ये स्वागत करते हैं द न्यूज़होलिक मंजरी से मंजरी अग्रवाल जी का। मंजरी जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मंजरी जी, ईरान पर हम लोगों ने खूब बातें की हैं, अलग-अलग तरीके से बातें की हैं, लेकिन दर्शकों ईरान पर एक अद्भुत डेवलपमेंट लेके आई हैं मंजरी जी। हालांकि ईरान पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें अद्भुत लगाना अपने आप में एक अजीब सा हो जाता है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती, भारत सरकार ने दो दो एडवाइजरी दे दिया कि तुरंत। पहले एडवाइजरी थी कि तेहरान छोड़ दीजिए, उसके बाद आई कि पूरे ईरान में कहीं भी कोई भारतीय अगर बचा हो, हेलो हेलो एनी इंडियन आउट देयर, तुरंत निकल के चले आओ और ईरान छोड़ दो। लेकिन क्या आपको पता है कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी 9,000 ऐसे भारतीय स्मार्ट लोग हैं, जिनमें से एक अच्छी खासी संख्या जम्मू कश्मीर से हमारे मजहब विशेष के पढ़ाईदारों को, जो वहां पर दानिश्वर बनने गए हैं, 9,000 अभी भी वहीं हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जयशंकर जी जब मुफ्त का उड़न खटोला लेके आएंगे तब वो वहां से निकलेंगे और 4 वीडियो बनाएंगे और भारत सरकार को कोसने का काम करेंगे। ये शर्मनाक है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा कि भैया अगर जरा सी भी लाज शर्म बची हो, भारत के प्रति अगर जरा सी भी जिम्मेदारी बची हो, तो जो भी भारतीय 9,000 वहां पर पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो निकल के वहां से भगे। ईरान के साथ अमेरिका, इजराइल, ये सारी चीजों पर बहुत सारी बात हमने खुद मंजरी जी के साथ की है, लेकिन मंजरी जी आज एक अद्भुत एंगल लेके आई हैं और वो एंगल है हमारे भिखारिस्तान, कटोरे वाले मुल्क पाकिस्तान का। पाकिस्तान जो अपनी जमीन चंद डॉलरों के बदौलत मिसाइलों से अपने ही मुसलमानों की हत्या के लिए खोल देता है, जो किराए पर टॉयलेट साफ करने से लेके अपनी मिलिट्री को न जाने किन-किन कामों के लिए छोड़ देता है, वो ईरान के और अमेरिका के बीच में क्या कर रहा है? पाकिस्तान पर नज़र रखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर कोई रकाशा नैतिक रूप से खुले में विचरण कर रही हो, तो वो ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के दौरान क्या कर रही है, किस आंगन में अपनी जगह तलाश रही है, किस कीमत पर अपनी जगह तलाश रही है। तो ईरान का ये सारा एपिसोड वर्सेस अमेरिका वर्सेस इजराइल जो चल रहा है, उसमें पाकिस्तान का क्या एंगल है, पाकिस्तान क्या हरकत कर रहा है, पाकिस्तान कहाँ है, उसके बुर्के को उठाकर मंजरी जी ने बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी हमें दी है, जिसे हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सीधे मंजरी जी, क्या कर रही है ये बगल वाली खुरापाती चिड़िया? देखिए, पाकिस्तान एक्रोनिम है और उसका काम क्या है, जो पैसे देगा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाना। तो अभी उन्होंने अपने बेसिस को यूएस का को एक्सेस दे रखी है, ये कोई न्यूज़ नहीं है। तो इस समय जो प्रॉब्लम है ईरान की, एक तो उनको ये मालूम है कि उनके जो आईआरजीसी के हेड्स वगैरह ये सब मारे जाते हैं, उसमें पाकिस्तान का सीधा सीधा रोल है। दूसरी ये चीज है कि यूएस के सारे विमान, उनके ट्रूप्स ये पाकिस्तानी बेसिस में प्रेजेंट है। ठीक है। तो जब ईरान को सर्कल करना होगा तो एक तरफ से इजराइल उनको हिट करेगा, दूसरी पाकिस्तान भी हिट करेगा, और तीसरा अरेबियन सी में जो इनकी प्रेजेंस है, जो अभी इनका एक यूएसएस आ रहा है, आ चुका है बल्कि, वो तीसरी तरफ से, तो तीन तरफ से ये ईरान को सर्कल कर रहे हैं। ठीक है। इजराइल ने एक प्लान और चला है कि अजरबैजान टॉप से, नॉर्थ की तरफ से, अजरबैजान से भी ये ड्रोन अटैक कर सकते हैं। तो ईरान को ये जो सर्कल करने का प्लान है, इसमें पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जो इनका पासनी, फैसल, शाहबाज और सामंगली, ये चार जो एयर बेसेस हैं, ये ईरान के काफी पास में पड़ते हैं और यहाँ से फ्लाइट से आकर के ईरान में अटैक कर सकती है, जिसमें शामंगली में काफी ज्यादा संख्या में फ्लाइट्स और ट्रूप्स प्रेजेंट है। ले और बाकी क्या है, अगर इन केस, देखिए ईरान पाकिस्तान पे हमला करने से नहीं चूकेगा, तो बाकी जो प्रो इंडिया सेंट्रिक, क्योंकि इनके ज्यादातर एयरबेस इसी हिसाब से बने कि हमें भारत पे अटैक करना है, शुरू से इसी मतलब देश ही इसी कारण बना था, तो इनके पास फॉल बैक करने के लिए भी जगह है। सो दैट इज वाई कि पाकिस्तान अपनी पूरी भूमि, सब कुछ, जैसे अभी इसका नूर खान एयरबेस था, जो जिसकी एयर स्ट्रिप हमने
तबाह कर दी थी, वो सब इन्होंने रिपेयर करके कर ली है विद यूएस टेक्निक। और अब जो है सब कुछ इन्होंने किराए पे यूएस के दे दिया है। साथ में अभी परसों ईरान की एम्बेसी ने सोचा कि एक चलो ठीक है, इतना आप उम्मा उम्मा करते हैं, तो एम्बेसडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। नेचुरली उसमें वो क्या अपील करते, एक उम्मा ब्रदर का फ्रंट रखते कि ठीक है, हमारी पाकिस्तान से नहीं बन रही, हमारी अफगानिस्तान से नहीं बन रही, हमारा जो इंटरनल इक्वेशन है कोई बात नहीं, बट वी विल नॉट लेट अ फॉरेन पावर दैट इज अमेरिका टू एंटर इन दिस होल वॉर। और हम किसी काफिर को अपनी जमीन दे करके अपने एक उम्मा ब्रदर के अगेंस्ट कोई अटैक नहीं कराएंगे। ये बेसिकली उनको मैसेज देना था। पाकिस्तान ने वो लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि देखिए, इनकी फौज जो है उसमें आपको मालूम है कुरान, कुरानिक वर्सेस और ये सब बहुत कुछ चलता है। तो अब क्या है कि अगर यूएस को कुछ मतलब ये कह लीजिए सैंड बैग्स चाहिए, तो उसके लिए पाकिस्तानी किराए पे आएंगे। और अगर आप पहले ही काफिर और उम्मा का चीज बता चुके होंगे, तो वो सैंड बैग्स भाग जाएंगे। ठीक है। और अगर वो सैंड बैग्स भाग जाएंगे, तो फिर मुनीर को पैसे कैसे आएंगे? तो द थिंग इज कि पाकिस्तानियों को सैंड बैग्स बनाना हो, पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करना हो, पाकिस्तान की और सारे रिसोर्सेस को ले करके ईरान को थ्रेटन करना हो। पाकिस्तान इज ऑन प्लेटर, आराम से आए, यूएस इनके ऊपर अटैक करे, जो लेना है ले ले। ठीक है। तो ईरान इस समय इस उसमें है कि वो पाकिस्तान को चैलेंज करना पड़ेगा अल्टीमेटली उसको, क्योंकि पाकिस्तान अनट्रस्टेबल है। प्लस उसको एक नहीं है, अजरबैजान से भी एक दिक्कत है। अब ऐसे में ये सवाल होता है फिर ईरान सर्वाइव क्यों करेगा, क्योंकि चारों दिशाओं से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से घिर चुका है। आपको याद होगा कि ब्रिक्स नेशंस ने साउथ अफ्रीकन सी में एक जॉइंट एक्सरसाइज की थी। मतलब वहां रशिया प्रेजेंट है, वहां चाइना प्रेजेंट है, वहां पे ब्राजील प्रेजेंट है, और साउथ अफ्रीका तो है ही। भारत कृष्ण की भूमिका में हम महाभारत के युद्ध में रणनीतिकार होंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर एक नेचुरल प्रेजेंस है कैस्पियन सी में रशियन ब्रिगेड की। ओके। तो वहां पर वो है। फिर इधर आते तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में जो इनका है एक मतलब वो रशिया का ही पार्ट रहा है, तो वो जो रशिया का जो वहां पर एक नेचुरल अफिलियंस है। तो आप काफी तरफ से देखिए, अफगानिस्तान इस समय प्रो रशिया हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे यूएस से मुकाबला करना है, तो उसे रशियन वेपन की जरूरत है। वो वापस रशिया के खाते में जा रहा है, तो एक वहां से जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा कैस्पियन सी है, अरेबियन सी में आपकी प्रेजेंस है। और सीरिया में वो अपनी जमीन तलाश रहा है काफी जगह पर, कि प्रो असद रजीम उसकी रही है, वो वहां पर एक इक्वेशन जो है वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे थोड़ा सा आप ये कह लीजिए कि उधर का इसराइल का फ्रंट खुला है, बट ये जो चीज है कि ईरान को एक तरह से रशिया भी प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड रशिया से ज्यादा प्रेजेंस इस एरिया में कहीं चाइना की है। तो चाइना इज ऑल्सो हेल्पिंग, क्योंकि ये जैसा कि मैं कहती हूँ, दिस इज वॉर। एक काउंटर फोर्स है, दो फोर्सेस है, एक शिया है एक सुन्नी है। शिया प्रो अमेरिका है, सुन्नी प्रो रशिया रहे हैं। तो ईरान वैसे भी प्रो रशिया था, अब भी जो है उसको बचाने के लिए पावर बैलेंसिंग होती है ना, तो अगर आप उसको उल्टा बोल दिया आपने, इस उल्टा बोल दिया। शियाज जो है वो प्रो रशिया रहे हैं, सुन्नी प्रो अमेरिकन रहे हैं, आपने उल्टा बोल वही दिया। कहा है मैंने, सुन्नी प्रो अमेरिका, शिया उसके साथ है। अब क्या है कि जो इसराइल के एक ब्रिगेडियर ने बहुत खुला कहा कि ये हमारे स्क्रैमिंग रैम है। स्क्रैमिंग रैम मतलब वो जो वो भेड़ें होती है ना, जो लड़ने वाली होती हैं, तो उस तरीके की यूएस आर्मी है, हम इसको बोलेंगे और यूएस आर्मी हमारे लिए लड़ने आएगी, देयर इज नो रिबटल। उसने माइक पे, मंच पे, कैमरे के सामने बोला है, कोई रिबटल अमेरिका से अभी तक नहीं आया। इसके अलावा एक काम किया है, 2 से 3 जनवरी के बीच में इज़राइल ने इसके साथ, ग्रीस के साथ और ये टर्की के साथ में, क्या साइप्रस, यस, टर्की, साइप्रस, इज़राइल तीनों ने एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन किया है और जॉइंट मिलिट्री कुछ पैक्ट्स वगैरह साइन किए हैं। वो उधर इज़राइल टर्की को घेरा है मेडिटेरेनियन में।
तो अच्छा, यहाँ पर टर्की और रशिया साथ में है, क्योंकि रशिया भी टर्की को अटैक कर रहा है, इसराइल भी टर्की को अटैक कर रहा है, तो वहां पर डबल वैमी हो रखी है टर्की की। तो लेयर आफ्टर लेयर इस एरिया में बनाई जा रही है, चक्रव्यूह की तरीके की, एक सर्कल का आपका, एक सर्कल आपका, एक सर्कल आपका। तो इस तरीके से है। तो अभी क्या चल रहा है वहां पे? शो ऑफ पावर चल रहा है। हम सबको मालूम है कि ये जो एरिया है इसमें बहुत सारे यूएस के बेसिस हैं, और उसके बाद इन यूएस बेसिस में जो है करीब 40 से 50,000 ट्रूप्स ऑलरेडी यूएस के हैं, जिसमें कुवैत का वो बेस अली अल सालेम एयर बेस है, जो उसको वो विड्रॉ कर रहा है। लेकिन मुफाकाक साल्ती एयर बेस जो जॉर्डन में है, कैंप अरीफाज एक और कुवैत में है, और बहरीन में जो नेवल सपोर्ट एक्टिविटी है, अल उदैबिद जो कतर में है, इन सबको वो थोड़ा थोड़ा कतर का भी थोड़ा सा विड्रॉ कर रहा है, तो इनको मेंटेन कर रहा है। पहले देखिए यूएस इस चीज को ईरान बहुत पहले कह चुका है कि अगर आपने हम पर अटैक किया, तो जितने भी आपके ये मिडिल ईस्ट में आपके बेसिस हैं, इनको हम शूट डाउन करेंगे। और इस चीज से बचने के लिए पहले इन्होंने वहां से फैमिलीज हटाई, उसके बाद जो है इन्होंने वहां से अपने जनरल्स को हटाया। अब बहुत मिनिमम ट्रूप वो वहां पर रह रहे हैं, बाकी सारी चीजें हटाते जा रहे हैं। क्योंकि कुवैत सबसे पास में पड़ता है, इसलिए कुवैत से विड्रॉल थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। वो तो बिल्कुल एक तरीके से कहे कि सटा हुआ रखा है। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं, तो रेड सी में इनके सऊदी अरेबिया में 2 नेवल बेस हैं। एक इजिप्ट में नेवल बेस है जो स्पेशली स्विस कैनाल को देख रहा है, और रेड सी के एंड में वहां पर तिजबूती में इनका एक नेवल बेस है। तो 4 नेवल बेस केवल इनके जो है रेड सी के एंट्री, एग्जिट और मिड में है। उसके अलावा ओमान में 2 नेवल बेस है और 4 एयर बेस हैं। उसके बाद यूए में इनके 4 एयरबेस है, एक आर्मी बेस है, एक नेवल बेस है। कुवैत में 1 एयरबेस है, 2 आर्मी बेस हैं, और सऊदी में 2 नेवल बेस हैं और 3 एयरबेस हैं, और एक मिलिट्री बेस है, आर्मी बेस है। इस तरीके से करके इनके, और इराक में इनके 3 एयर और एक आर्मी बेस है। तो इस तरीके से करके इन्होंने तुर्की में भी रखा हुआ है, सब जगह रखा हुआ है। ये जितना भी एरिया है, ये विद इन अटैकिंग पावर ऑफ ईरान है। और ठीक सब है। एक नोन फैक्ट है कि ईरान के जो एयर पावर वगैरह वो छोड़िए, इनकी ड्रोन पावर बहुत जबरदस्त है। और जैसे ही ईरान एक्टिवेट होता है, वैसे ही यमनीज एक्टिवेट हो जाएंगे। भले ही वहां पर उन्होंने एक थोड़ी फाइट लगा रखी है, बट यमन के पास बारे में एक बात और जानना चाहिए। यमन हैज बीन इन वॉर फॉर क्वाइट सम टाइम, तो पूरा बैटल हार्डन है। इसको हिलाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। और हुतीज जो है प्रो ईरानियन है, तो ये आपको दिजबूती एरिया में जब ये यूएस को टक्कर देते हैं, तो यूएस विड्रॉ करता है, और वो केन्या तक विड्रॉ करता है। ठीक है। और केन्या के जो चीफ ऑफ वो थे, आर्मी चीफ, उनको उनकी हत्या इसीलिए कराई कि वो केन्या में बेच देने के लिए तैयार नहीं थे। सो दिस इज द होल गेम, कि आप जो है ईरान को आज से नहीं कोशिश कर रहा यूएस लेने की। एक लंबा समय हो गया है, एक लंबी तैयारी हो गई है। और वो कहते हैं ना, डाल डाल और पात पात, जैसे जैसे यूएस वहां पर अपना दबदबा बढ़ाता जा रहा है, वैसे ईरान भी अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहा है। तो जो ये होता है ना कि वहां पर हमारे ये जो मुफ्तखोर कश्मीरी गए हैं, जिनको अभी एस शंकर के प्लेन में वापस आना है अंडर कवर, वो हो सकता है इस तरह की जानकारियां भी लेने गए हो, बिकॉज अब ईरान इंजीनियरिंग में बहुत आगे है। ठीक ठीक बात है। अब जरा सा ईरान की जो हालिया खबरें हैं जो बिल्कुल इस समय चल रही हैं, अभी 2 घंटे पहले की खबर मैं आपको बताता हूँ, जो भारतीय मीडिया में करीब आधे घंटे पहले पब्लिश हुई है। 19 दिन से जो वहां पर हिंसक जितने भी प्रदर्शन चल रहे थे, अब धीरे धीरे ईरान ने लगभग उसे कंट्रोल कर लिया है। हिंसक प्रदर्शन बंद हो गए हैं, और अभी आधे घंटे पहले की ब्रेक हुई खबर जो भारत की मीडिया में हुई है, लेकिन 2 घंटे पहले मेरे पास एक खबर थी कि
उन तमाम प्रदर्शनों को हिंसक बनाने वाली मास्टरमाइंड के रूप में एक लीडर नाजनीन बरादरन, उसको जो है ईरान ने अरेस्ट कर लिया है। तो एक तरह से ईरान इस पूरी चीज को कंट्रोल कर रहा है। भारत के लिए लगभग 15,000 करोड़ का निर्यात, वो कारोबार अभी खतरे में है। इसी के साथ और भी कुछ पॉइंट है जो भारत के बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन आपने जो कहा कि पाकिस्तान, अमेरिका अगर हमला करता है ईरान के ऊपर तो पाकिस्तान उसको यूज ही नहीं करने देगा, बल्कि पाकिस्तान भी ईरान की तरफ घेरा डालेगा। तो मुझे ये बताइए कि क्या ईरान अफगानिस्तान है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से कर लेगा? और अगर ईरान के खिलाफ पाकिस्तान ने कुछ किया अमेरिका की तरफ से मिलके, तो फिर इनका बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा पार्ट और सांस्कृतिक रूप से इनका बलूचिस्तान ईरान वाले बलूचिस्तान के साथ है, तो ईरान इतना इजी गेम है अफगानिस्तान के लिए जो इन्होंने सॉरी पाकिस्तान के लिए जो इन्होंने अफगानिस्तान में कर लिया, वैसे ईरान में भी कर लेंगे। इनकी तो औकात दिखा देगा फिर ईरान। ईरान इनके लिए औकात दिखा देगा, लेकिन ये चीज पाकिस्तान के जो इस समय हुक्मरान है, उन्हें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। आइए बॉम्ब मारिए और चले जाइए। एज फार एज मुनीर इज सेफ एंड हिज कोटरी इज सेफ, ही डजंट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। उसको पैसे चाहिए और वो पैसे उसको अमेरिका देगा इस काम के लिए। तो हड़प लेगा ईरान बलूचिस्तान, बलूचिस्तान को, इनके वाले बलूचिस्तान बलूचिस्तान को, देखिए, क्योंकि बलोच 70% अपनी बलूचिस्तान तो ईरान में है। और थोड़ा सा अफगानिस्तान में है। तो अगर हाँ। बलूच को अपनी यूनिटी चाहिए, देखिए बलूच में बलूच क्यों अमेरिका का साथ दे रहे हैं? सीधी सीधी बात है, उनको अपनी एथनिसिटी चाहिए जो 3 देशों में बड़ी बची है। पहले पाकिस्तान से जीत ले, फिर उन्हें ईरान से लड़ना है, फिर उन्हें अफगानिस्तान से लड़ना है। एवरीबडी इज बैटल हार्डन एंड बलूच इस समय अपनी अपना सोना वगैरह अपनी, मतलब एक तरीके से कहिए, दे क्यों रहे हैं इनको? जो इसका यूएस का बेस है वहां पर, इसीलिए शामंगली वगैरह क्वेटा में, कि उनको अपनी एथनिसिटी बाहर चाहिए। और जो वो उनकी जो बीएलए पूरी प्रॉपरली ट्रेन हो रही है, वो थैंक्स टू अमेरिका है। अब उनके पास अमेरिकन वेपन है। तो ईरान, फिर ईरान क्यों छोड़ेगा? कहेगा बेटा इधर आ जाओ, तब क्या करेंगे बलूची? वो ईरान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वरना बलूचिस्तान का काफी सारा पार्ट ईरान में भी है। अगर बलूची ईरान होना, ईरानी 60-70% आइडेंटिटी, बलूचिस्तान का हिस्सा ईरान में है। वही कह रही हूँ, अगर उनको एक्सेप्ट करना होता तो अब तक तो बलूचिस्तान पूरा का पूरा जो है वहां चला गया होता ना। बट दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद आइदर ईरान, आइदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान। उनको हम्म। अपना चाहिए। एंड ब्रिटिश ने जो कमाल किया डिवीजन में, यही तो किया है। आधे पश्तून इधर, आधे पश्तून उधर, लड़ो। चलिए ईरान छोड़िए को बलूचिस्तान को, मैं अब इसी पर आ हाँ, जाता हूँ कि क्या ईरान पाकिस्तान के लिए इतना इजी गेम है अफगानिस्तान की तरह कि ठेके पे उठा देंगे? ठेके पे उनको कहाँ उठाना, उनको तो जो सहायता वो देनी है, बाकी तो जो हाल करेगा अमेरिका करेगा। पाकिस्तान की जो गिरगिट वाली हालत है वो यही है। अगर ईरान जीता तो कहेंगे भाई हम तो हम अपना कुछ कर ही नहीं सकते थे, अमेरिका इज अ बिग कंट्री, वो हम पे हावी हो गए, हमको झुकना पड़ गया। अगर अमेरिका जीत गया तो अमेरिका के साथ है वो, और लूट हम्म। में हिस्सा मिलेगा। तो उनके लिए कहते हैं ना, अब ये बात अलग है, हम समझते हैं कि पांचों उंगलियां घी में तो सर खड़ाई में। ठीक है। बट द थिंग इज, पाकिस्तान ये गेम अफगानिस्तान के साथ सालों से खेलता आ रहा है, और ईरान इस खेल को समझता है। तो ये अपने आप को ऑफर कर रहे हैं, ईरान को पता है। ईरान इनको हम्म। एज अ एनिमी टेरिटरी, एनिमी कंट्री, नॉन ट्रस्टेबल नेबर की तरह से लेकर के चल रहा है। ईरान ऑलरेडी नोज दिस कंडीशन, और इसका खामियाजा हमको पाकिस्तान को सिखाने की जरूरत नहीं। क्यों मोदी चुप बैठे हैं? मोदी चुप बैठने का एक ही कारण है, पाकिस्तान को सारा सबक या तो ईरान सिखाएगा या अफगानिस्तान सिखाएगा। तुम तमाशा देखो, जहां चावल चाहिए वहां चावल दे दो, जहां कुछ गेहूं चाहिए वहां गेहूं दे दो। मस्त हम्म। तमाशा देखो, कांटे से कांटा निकलता रहेगा। यू हैव टू वेट। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए वेट कर लेते हैं। अब मेरा, आप जानती हैं, एक घूम फिर के जो आखिरी में उद्देश्य होता है कि मंगल ग्रह में क्या हो गया, चांद सितारे कहाँ चले गए, वेनेजुएला का क्या हुआ, ये ट्रम्प क्या कर लेंगे, वो सब भैया ठीक है, उस पर हमने इतनी देर बात कर लिया। भारत का क्या होगा, ये मेरा हमेशा रहता है। देखिए कुछ हमारे कंसर्न है। चाबहार एक कंसर्न है, चाबहार पर भी कुछ डेवलपमेंट है, और दर्शकों मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी चर्चा चाबहार पर नहीं है, इसलिए मंजरी जी इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहे तो करेंगी। आज रात का 9 बजे का लाइव चाबहार पर ही है कि क्या चाबहार भारत ने छोड़ दिया है, चाबहार का भविष्य क्या है भारत के साथ,
इस पर एक डेडिकेटेड आज का रात का लाइव है, तो उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मंजरी जी, चाबहार को एक बार छोड़ देते हैं, 15,000 करोड़ का हमारा निर्यात है। ये रेगुलर निर्यात है जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये निर्यात हमारा ईरान को है और अमेरिका के साथ जो हमारे ट्रेड और ये जो दुनिया भर का लगा हुआ है टैरिफ-वैरिफ, उसके चलते हमारे जितने और ऑप्शन हैं अदर देन यूएस, इसको हमको फोकस करते रहना है और यही वजह है कि हमारा निर्यात न सिर्फ बढ़ा है अमेरिका में घटने के बावजूद भी, उनके तमाम टैरिफ के बावजूद भी। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते 1 भी रुपए का कहीं से हमें नुकसान हो हमारे एक्सपोर्ट में। 15,000 करोड़ का लगभग एवरेज एक्सपोर्ट है हर महीने, उसका क्या होगा? और दूसरी एक चीज़, ये जो अमेरिका के साथ एक और मामला आया है कि अगर आप ईरान के साथ रहेंगे, ईरान से अगर आप कोई सौदेबाजी करेंगे, ईरान के साथ अगर आपके रिलेशन होंगे तो 25% का टैरिफ और हम लगाएँगे। 50% का टैरिफ हमारे ऊपर है अमेरिका की तरफ से और ट्रंप ने कहा है कि भैया जैसे रशिया से संबंध रखने वालों को हम 25% एक्स्ट्रा लगाए हैं, जो भारत पर अप्लाई है, ईरान पे, तो ईरान के साथ भी हमारे रिलेशंस हैं। तो 75% टैरिफ के लिए अब हम तैयार हो जाएँ, 500% वाली धमकी तो खैर है ही है। भारत का मामला क्या है? ईरान अगर लिंगर ऑन होता है ईरान डिस्प्यूट तो चीज अच्छे से समझ लीजिए। अगर मुझे ये पेन है और ये 100 रुपए में बेचना है, तो विदाउट टैरिफ और विद टैरिफ मेरी भूमि से ये पेन अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, ये 100 रुपए में ही जाएगा। अब टैरिफ लगने का मतलब है कि वो इसके ऊपर कुछ चार्जेस लगा लेंगे, तो उनके मार्केट में ये चीज महंगी हो जाएगी। से 100 रुपए का पेन 150 का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा। महंगा किसके लिए हुआ? उनकी जनता के लिए। हमको वॉल्यूम का जी। लेकिन सामान्य व्यापार की मैथमेटिक्स ये कहती है आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, महँगा उनको होगा, आगे टैरिफ समझाने वो तो दें चुकाएँगे, प्रभु। 1 सेकंड, टैरिफ वो चुकाएँगे। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट वहाँ महँगा होगा और उसके बराबर में अगर किसी दूसरे देश का प्रोडक्ट जिनके यहाँ टैरिफ कम है, उनका सस्ता होगा, तो मेरा खरीदेगा कौन? चावल के केस में भारत इस चीज को एस्टैब्लिश कर चुका है। भारतीय चावल की स्पेशली डिमांड है। वो 100 रुपए किलो का चावल 250 रुपए कर दिया अमेरिका ने, लेकिन उसकी डिमांड घटी नहीं है। आपको कोई नुकसान नहीं है। आप -1 मान लीजिए, आप दूसरी जगह एक्सपोर्ट करने लगे। ओवर ड्यू पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका कैसे झुकेगा? हर जना दूसरी जगह अपने सामान को प्लज कर देगा। अब अमेरिका को टैरिफ हटा के वही सामान लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि होम टैरिफ पे सामान की कमी होने लगेगी। आप टैरिफ लगा लगा के दूसरे देशों को खुद से दूर कर रहे हैं। अब ये टैरिफ की बात हो गई, अब ईरान पे आ जाते हैं। ईरान पे जब हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप देखें, अमेरिकन एक ब्रिगेडियर है, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, कल तक मुझे याद था। अब उसने पूरा साफ साफ कहा है कि वहां पे MI6, मोसाद और CIA, ये 3 वर्क कर रही हैं। ये जो ट्रेंड है, जितनी भी फॉरेंसिक निकला है इनके जो गले कटे हैं वो सब, दे आर ट्रेन्ड पर्सनल एंड दे आर ट्रेन्ड ऑफ 3: MI6, CIA, मोसाद। इनके ट्रेन पर्सनल वहां पे दंगाइयों के रूप में है। इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि दंगाई को मारोगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बिकॉज दे कैन नॉट लूज देयर मेन। ये जो जो चीफ आंदोलन जीवी हैं, ये दूसरे देश में भी जाकर के बाद में आंदोलन कराएंगे, इसलिए इनका बचे रहना जरूरी है। अब जब 3 देशों की एजेंसीज आपके खिलाफ लगी हैं, एक चीज बहुत ध्यान से याद रखिएगा। 2023 9 सितंबर को आपने आईमेक अनाउंस किया था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला हो गया। कोइंसिडेंस नहीं था। आज मोसाद काम कर रही है। इसराइल एक तरफ अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, मैन्युफैक्चर करा रहा है भारत में। दूसरी तरफ ईरान में एक्सपो और भारत के एक्सपोर्ट को नुकसान हो जाए, इसलिए मोसाद काम कर रहा है ईरान में, टेकिंग डाउन ईरान। और वहां पर इस तरीके की इनसर्कल कर रहा है चीजें, ताकि अच्छा, ईरान से आपका INSTC निकलता है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट का ट्रांजिट कॉरिडोर। तो आपका इंटरेस्ट वहां पर है, रशिया का इंटरेस्ट वहां पर है, उसको वो सैबोटाज कर रहे हैं। तो इजरायलियों को अच्छी तरीके से मालूम है, अगर आप ईरान को सैबोटाज कर रहे हैं तो इंडो रशियन रिलेशन को भी सैबोटाज कर रहे हैं, और उसमें उनकी भूमिका है। सो मुद्दों पे आधारित इंटरनेशनल दोस्ती होती है, आपको भी इसको काउंटर करना पड़ेगा।
ओके। हमारे 15,000 करोड़ के महीने के व्यापार का क्या होगा? मुझे तो देखिए, इसकी चिंता है। चाबहार से जो कह रहे हैं विड्रॉ किया है, जी नहीं, उसको सुरक्षा देंगे। उसको सुरक्षा देने के लिए मैं ओमान जो रेगुलर इंपोर्ट है मैडम, अरे प्रभु, एक्सपोर्ट आप है। हाँ बताने तो दो। हमारा नुकसान हो रहा, हमसे रहा नहीं जा रहा। छटपटाने से फायदे में नहीं बदलेगा, बात अच्छा। पूरी होने दीजिए। ओमान में अभी मोदी जी गए थे, क्यों गए थे? उनको पता था ईरान पे ये दुर्दशा आएगी। उन्होंने ओमान में एक पोर्ट एक्टिव कर दिया है, और वो दूसरी तरीके से गल्फ ऑफ होमरूज 80 किलोमीटर अपार्ट है। आप डिंजी से भी सामान भेज सकते हैं अगर उन्होंने चाबहार कर दिया। फिर चाबहार आप ऑलरेडी इनसर्कल करना शुरू कर चुके हैं। चाबहार बहुत बड़ी, आप लग आपका रहा है सामान मैं अपनी कुछ बात नहीं हो, लग रहा है आपका मैं अपनी सामान बात समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं चाबहार पोर्ट बंद हो जाने से ये हमारे 15,000 करोड़ के जो महीने का सामान एक्सपोर्ट है वो नहीं बंद हो रहा। अगर ईरान युद्ध में जाता है अमेरिका के साथ, तो एक युद्धरत देश में आप कैसे कोई एक्सपोर्ट करेंगी, मैं वो पूछ रहा हूँ। आइदर ओमान के जरिए हो, चाहे आसमान के जरिए हो, चाहे चाबहार के जरिए हो, ये मेरा कंसर्न ही नहीं है। आप वही मैं बता रही हूँ, भारतीय सेना अरेबियन सी में बहुत अच्छी प्रेजेंस बढ़ा रही है। और जिस तरीके से वो सब जगह कर रही है अपने प्रेजेंस को, वो इस युद्ध में डेटरेंस का काम कर रही है। जो मैं ये कहूंगा, कृष्ण का दिमाग जो रशिया और यूक्रेन में लगा था, 15-20 दिन के युद्ध को 4 साल का युद्ध बना दिया। यूरोप खाली होके पीछे हट गया। वो उन यूरोपियन ये कह लीजिए पॉलिसीज की ग्रेवयार्ड बन गया यूक्रेन। यही ग्रेवयार्ड ईरान को बना देंगे, ये बात मोसाद भी समझता है। इसराइल, जिसको सबसे ज्यादा ईरान को हराने की पड़ी है, जो उसका प्रॉक्सी है अमेरिका, वो भी इस बात को समझ रहा है। और इनके जो साथी MI6 वाले, इंग्लैंड वाले हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। ईरान इन्वेड करना बच्चों का खेल नहीं है। भले ही आप पाकिस्तान में बैठ जाए, भले ही आप इसराइल से वो कर लें, भले ही आप अपने 2-4 USS ला करके इधर रेड सी और इन सब में खड़े कर दें। आप ये बात कर रहे हैं कि अगर ईरान में वॉर हुई तो आपको लॉस होगा, ये बात सच है। लेकिन ईरान में वॉर हम होने ही नहीं देंगे, उससे पहले हम सारी चीजें एनसर्कल करके खड़े हो जाएंगे। वो बात हम कर रहे हैं। ये किस्सा इतना खत्म, यही मुझे सुनना था। कि चलिए साहब, दर्शकों, अब ये कंक्लूजन निकल रहा है कि हमारा कोई घाटा नहीं होने वाला, हम ईरान में लड़ाई होने ही नहीं देंगे। वैसे भी हमारा प्रधानमंत्री कहते हैं ये युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। लेकिन ये भी हकीकत है कि रशिया और यूक्रेन जब आपस में भिड़े रहते हैं, तो हम सिर्फ तेल और तेल की धार नहीं देखते, बल्कि तेल उठा के बेच भी आते हैं यूक्रेन को। तो इस मामले में तो खैर हमारा भारत 2014 के बाद एक दूसरी नई तरह की विदेश नीति नहीं, बल्कि मैं अब उसको विदेश इंजीनियरिंग कहता हूँ, तो उसकी तरफ चल रहा है। तो ठीक है जयशंकर जी, देखेंगे। बाकी हमारे प्रधानमंत्री तो कहते ही हैं कि उनके बिजनेस व्यापार जो है उनके खून में भी है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी रजिया जरूर एक मुहाने पर आके बनेगी, जो शरीफों में फंसेगी या गुंडों में फंसेगी, यह रजिया का अपना प्रारब्ध बताएगा। तो इस नए एंगल को इस पूरे ईरान एपिसोड में रखने के लिए मंजरी जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते-चलते फिर एक बार वही कहूँ या इशारे में, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर कीजिए और करते भी हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हर एक अपलोड की सूचना आपको मिले। और मंजरी जी अपने प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़हॉलिक मंजरी पर भी पाई जाती हैं। जब ये अवसर देती हैं, सम्मान मुझे प्राप्त होता है उनके चैनल पर जाने का, तो मैं भी वहाँ कभी-कभी आपको नज़र आ जाऊँगा। तो दोनों चैनलों को सहयोग कीजिए और आज रात का लाइव ज़रूर देखिए। चाबहार पर क्या भारत का स्टैंड है? चाबहार से भारत बाहर हो गया, क्या ये सही है या फिर एक फ्रॉड, एक तिलिस्म है? इस पर एक लंबा डिटेल्ड लाइव वीडियो लेके आएँगे, तो रात के 9 बजे ज़रूर उसे देखिएगा। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मुझे यानी अवनीश और मंजरी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।